हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन शॉट वीडियो सीरीज की, जिसमें मैं आज का ये वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम पर। क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने डबल एंट्री सिस्टम के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो देख लिए हैं, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस सब कवर किया। तो वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा होता था। लेकिन जो बिजनेसमैन, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो सिस्टम को ऑफ नहीं करते, वो नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम जहां पर हम डबल एंट्री सिस्टम के कुछ ही रूल को यूज करते हैं, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कह सकते हैं। जहां पर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ओनली डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट्स को, यानी किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, बस उससे मतलब रखते हैं। जैसे रियल लाइफ में भी एक इंसान जब अपने घर पर या आप अपनी लाइफ में देखोगे तो कोई डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं करता है। घर पर भी आपके यहाँ पे भी कुछ लेन देन होते हैं, लेकिन उनको आप कैसे मेंटेन करते हो? ऑरली मेंटेन कर लेते हो, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, बस इतना ही काफी है। तो छोटे बिजनेसमैन भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कुछ इसी तरीके से मेंटेन करते हैं। वो प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन नहीं करते अपने यहाँ पर, यानी कि जो हमने पूरा प्रोसेस देखा है अपनी अकाउंटिंग में, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। ना वो जर्नल एंट्री करते हैं, ना वो नॉर्मली लेजर बनाते हैं, ना नॉर्मली वो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रेडिंग पीएनएल है, ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन क्या उनको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने साल भर में जो कुछ भी छोटा मोटा काम किया उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? बिल्कुल जानने की जरूरत है। इस चीज के लिए वो भी जानना चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए वो जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो भी हमारी क्लास 11th अकाउंट्स है या 12th अकाउंट्स है, उससे रिलेटेड आपको वन शॉट वीडियो और डिटेल वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अकॉर्डिंग नहीं प्रिपेयर किए जाते? इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसी को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। So, in other words, under the incomplete records, some of the subsidiary books and some ledgers accounts are not maintained, which are otherwise are essentials under the double entry system. जैसे आपने देखा होगा डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉपर ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाता है। ऐसा यहाँ पर होने नहीं वाला कुछ भी, ना ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, ना प्रॉपर जनरल एंट्री की जाएगी, ना प्रॉपर सभी चीजों के लेजर रखे जाएंगे। ओनली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर मेंटेन। ठीक है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बाकी चीजों को हम ओरिजिनल सोर्स से उठा लेते हैं। यानी इनके पास भी एसेट्स होती होंगी, बट वो जिस चीज से उन्होंने खरीदा वाउचर वगैरह का यूज कर लेते हैं, वहां से उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, और बाकी जो भी है ओरिजिनल सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो अब इसके हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं फीचर्स की बात करूं तो व्हाट आर दी फीचर्स, साइलेंट फीचर्स टू मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यहां पर डेटर्स एंड नॉर्मली क्रेडिटर्स अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। भाई कैश बुक तो प्रिंसिपल बुक होती है, तो इसको भी वो मेंटेन करते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, लेकिन अकाउंट्स ज्यादातर मेंटेन नहीं करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ओरिजिनल वाउचर, जैसे मैंने आपको बताया जो भी हमारी एसेट्स होंगी, उन एसेट्स को किस पे डिपेंड करते हैं, उन एसेट्स की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, वाउचर से फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसी अकाउंटिंग करते हैं। जैसा बिजनेसमैन जितने ट्रांजेक्शन वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर लेता है। यानी कि भाई तीन अलग अलग लोग हैं, लाला वाला काला, ठीक है, जैसे कि मेरे एग्जांपल्स में अक्सर मैं तीन नाम यूज करता हूं, तो जरूरी नहीं कि उन तीनों के तीनों जो है वो एक जैसी अकाउंटिंग सिंगल एंट्री, दे आर यूजिंग द सिंगल एंट्री सिस्टम बट डिफरेंट वे, तो सबका अलग अलग तरीका है। दूसरा, सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है उन्हीं के काम का है। भाई ये बड़े बिजनेस में काम का नहीं, वहां पे डबल एंट्री सिस्टम ही काम का है, वही एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए काम का। कोई कंपनी का अगर तुम ये सुनो कि कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करती है, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आप बोल सकते हो। तो इसके कुछ एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। व्हाट आर दी एडवांटेजेस? सबसे पहली चीज, मिनिमल अकाउंटिंग नॉलेज रिक्वायर्ड। भाई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हमारी मम्मी, हमारे पापा जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं भी सीखी, वो भी जो जो हिसाब किताब रखते हैं ना, देखा जाए तो वो भी सिंगल एंट्री सिस्टम ही तो है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ खास नॉलेज की जरूरत नहीं है। दूसरा, रिड्यूस्ड नीड फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। हम जैसे सीए, सीएमए, सीएस या सीपीएस जो होते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग कर लेगा, तो प्रोफेशनल्स को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा है एडिक्वेट फॉर बेसिक फाइनेंशियल ट्रैकिंग। ठीक है, जो बेसिक फाइनेंशियल ट्रैकिंग है, देखो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यार, किससे कितना लेना है, जिसको मैंने कुछ पैसा दिया है उससे कितना लेना है,
और हमसे कौन कितना मांगने आएगा? कल को तुम्हारे घर पे कोई भी आके बोलेगा मुझे 50,000 रुपए दो, आपने मेरे से पैसे लिए थे, आप क्या बोलोगे? भाई कब? अगर सच में लिए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें हैं बेसिक। हमको देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रैकिंग के लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं। ठीक है, एडवांस लेवल डबल एंट्री सिस्टम ही है, बार बार बोल रहा हूं मैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, सीधी सी बात है, ज्यादा अकाउंट्स नहीं रखने पड़ते। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में तो बहुत सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, फिर वहीं से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, लंबी प्रोसेस होती है। यहाँ पर ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब कम टाइम में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्या सर ये एक्यूरेट होगा? देखो भाई, एक्यूरेट 100% तो नहीं होगा डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन काम चलाओ जरूर होगा। आपको इतना तो लग जाएगा कि हाँ ये ठीक है, इतना तो हुआ होगा प्रॉफिट, मोटा मोटी हम कह सकते हैं। एक्यूरेट नहीं होगा बिल्कुल भी। नो फिक्स रूल, देयर इज नो फिक्स रूल, सीधी सी बात है, जिसको जैसे बनाना बना लो भाई, हम किसी को कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले ही कहा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सीधी सी बात है, जो डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे, और जो इसके एडवांटेजेस हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। तो पहला डिसएडवांटेज, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो मोटा मोटी होगा 19-20 होगा, एक्यूरेट तो नहीं होगा बिल्कुल। नो इंटरनल चेक, जैसे ट्रायल बैलेंस होता था वहां पर हम इजीली ट्रैक कर लेते थे कि भाई जर्नल ठीक किया है, हमने लेजर ठीक बनाया है, बैलेंसिंग ठीक किया है, कैरी फॉरवर्ड ठीक किया है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, कंपैरेटिव स्टडी डिफिकल्ट होगी। इस साल आपने कुछ और रूल फॉलो किया, अगले साल कुछ और रूल फॉलो किया, वगैरह वगैरह, डेप्रिसिएशन लगाया नहीं लगाया प्रॉपर, ठीक है, हर चीज को आपने ओरिजिनल बाउचर के थ्रू रखा है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो की नहीं की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए नहीं किए, तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डिफिकल्ट टू असरटेन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। जैसे हम वहां पे बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट अप टू डेट होती थी, या हम कह सकते हैं हर साल प्रॉपर डेप्रिसिएशन और सारे रूल्स को फॉलो करके हम लोग बैलेंस शीट को दिखाते थे, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, नियर। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो बिल्कुल एस्टिमेटेड वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, यानी बैलेंस शीट तो बनती नहीं है बना सकते हैं, लेकिन वो भी 100% सही नहीं होगी। दूसरा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी असर्टेन। जैसे वहां ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक कर लिया जाता था, लास्ट में बैलेंस शीट टैली हो जाती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सब एस्टिमेटेड होगी। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वगैरह वगैरह बनाएंगे। तो हाउ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट इन दिस मेथड? इस मेथड में भैया प्रॉफिट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक छोटा मोटा बिजनेसमैन, उसको भी अधिकार है ना कि वो भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करे। भाई जरूरी नहीं कि वो बड़े लेवल पर काम कर रहा है, छोटे लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन वो भी जानना चाहता है कि उसका प्रॉफिट, उसका लॉस क्या हुआ साल के एंड में। तो ये जानने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स जो हम देखने वाले हैं। दूसरा, कन्वर्जन मेथड, जिसमें हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी सिंगल एंट्री जो सिंगल सिस्टम है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते थे? डुअल एंट्री सिस्टम में। बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दो। सिर्फ और सिर्फ सर ये कब पढ़ेंगे हम? भाई कभी आगे जाके जब हायर स्टडीज करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, ये पहले सिलेबस में हुआ करता था, बट जब 2020 में कोविड की वजह से जब से सिलेबस डिलीट किया है 30% पोर्शन, उसमें इसका पत्ता कट हो गया। ठीक है, ये हमेशा के लिए कट कर दिया गया और अभी भी ये जुड़ा नहीं है दोबारा से। तो हम इस मेथड को यूज करेंगे जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड यूज करते हैं। इसमें हम एस्टिमेटेड बेसिस पर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को लिखकर कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या प्रोसेस होगी? चलो उस प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कैसे बनाते हैं? इसमें आपको इसको नेटवर्थ मेथड बोलते हैं। नेटवर्थ मेथड यानी कि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड भी यूज करते हो, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? आपके पास जो भी टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स में से मेरी जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, मैं अगर उनको माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है? नेटवर्थ। ठीक है, आपकी ये नेटवर्थ मिल जाती है आपको। तो नेटवर्थ मेथड हम यूज करेंगे। नेटवर्थ को कैपिटल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? हम आगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने वाले इससे पहले अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, तो हम डेफिनेटली प्रॉफिट को फाइंड आउट कर पाएंगे। एडिशनल कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, तो कैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इसको बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये नॉर्मली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 को बना रहे हैं। सपोज आपके पास जो कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि ये होगी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन रहेगी? यस, क्वेश्चन में गिवन रहेगी। नहीं होगी तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे जिस नेटवर्थ मेथड से। ठीक है, अगर आपने साल में कुछ भी ड्राइंग की है, पूरे साल में 365 दिन में जो भी ड्राइंग की है, नॉर्मली आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पर हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल होती थी, ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते थे? प्रॉफिट को ऐड करते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे,
बिल्कुल करते थे। एडिशनल कैपिटल अगर कुछ होती थी तो उसको हम क्या करते थे, प्लस करते थे, और भाई हम कहां पहुंच जाते थे, क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच जाते थे। अब हमारे पास मैं कहूं कि सिर्फ प्रॉफिट को छोड़कर बाकी सारी चीजें गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल्स को बेस बनाकर आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ पे लिख ली, क्लोजिंग कैपिटल में पहले ड्राइंग यहाँ पर क्या होती थी, माइनस, अब हमको क्या कर देना, प्लस। पूरे साल में जो भी आपकी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक वैल्यूज भी लिखकर चलता हूँ। सपोज करो हमारी क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख रुपए है, ड्राइंग साल भर में आपने 1 लाख रुपए की, ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। अब इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 अगस्त, या कोई भी डेट हो सकती है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, इसको मैं बोल सकता हूं एडिशनल कैपिटल, ठीक है। हमने जो भी एडिशनल कैपिटल यहां पे प्लस की होती थी, अब मैं माइनस कर देता हूं। सपोज 50,000 का हमने एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में वो ऐसी इमोशनल स्टोरी बनाएगा कि उसने अपनी वाइफ के गहने बेचे और बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया, भैया भैया एडिशनल कैपिटल है, वो गहने वहने मत सोचने लगना आप, ठीक है। तो अब इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो 5,50,000, ये हमारा कहलाता है एडजस्टेड कैपिटल या एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब इसके बाद इसमें से बस ओपनिंग कैपिटल को क्या करो आप, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो। ओपनिंग कैपिटल एग्जांपल के तौर पे सपोज करो हमारी 4 लाख रुपए थी, तो भैया जो 1,50,000 रुपए निकला, दैट्स योर प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट होगा। इससे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, आपके पास अगर ये ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगर दे रखी है, तो आप इससे स्टेटमेंट ऑफ P&L इस तरीके से बना लोगे। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ही नहीं दिए, बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो क्या करेंगे, इन दैट केस आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह होता है। बट बैलेंस शीट और इसमें फर्क क्या होता है, बैलेंस शीट में जो वैल्यूज होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के बाद जो आती हैं वो होती हैं, और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। फिलहाल में एक क्वेश्चन हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा चैप्टर और बढ़िया स्कोरिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मतलब 3, 4, 5 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर टीचर। बाला, हमारा बाला, who keeps his books on single entry system, informed that his capital on 31st March 2024 कितनी है, 1,87,000, and his capital on 1st April 2023, ये कौन सी कैपिटल होगी, ये होगी ओपनिंग, और ये कौन सी कैपिटल होगी, डेट देखकर आपको पहचानना है, ठीक है, ये होगी क्लोजिंग, ठीक है, 1,92,000। He further informs that during the year he withdraw his household purpose 84,200 का उसने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया। He once should his investment of 20,000 at 2% premium and invest the proceed in the business, ठीक है, उसने पूरा का पूरा बिजनेस, इसने क्या किया, अपना एक इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेल किया 20,000 का, 2% के फायदे में सेल किया और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, दैट्स योर एडिशनल कैपिटल, ठीक है, बिजनेस में लगाना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहा हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे लेनी है क्लोजिंग कैपिटल, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल जो कि 31 मार्च 2024 की गिवन है, कितनी है, 1,87,000। दूसरा मैंने क्या बोला, इसमें आपको क्या करना है, प्लस कर देना है ड्राइंग, ड्राइंग्स प्लस करना है जो ड्यूरिंग द ईयर उसने की, और ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है 84,200, कितना दे रखा है, 84,200, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 200, 2,71,200। अब मुझे इसमें से क्या करना है, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ दे रखी है तो वो एडिशनल कैपिटल को मैं माइनस कर दूंगा। एडिशनल कैपिटल कैसे निकालेंगे, एडिशनल कैपिटल को मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। आपने भाई 20,000 का एक इन्वेस्टमेंट था, इसको सेल कर दिया कितने, 2% के प्रॉफिट पे, तो कितना होगा, 2,000 प्लस 20,000 का 2% कितना होगा, 400, तो ये हो जाएगा आपका 20,400। ये 20,400 आपने इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एज एडिशनल कैपिटल। इतना प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, 600, 1, 9 और 2, 2,91,000, दैट्स योर एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, और क्लोजिंग कैपिटल भी इसी को कहते हैं। अब बस आपको इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल। भाई स्टार्टिंग में हमने कितना पैसा लगा रखा था, ऑलरेडी हमने 1,92,000 तो स्टार्टिंग में लगाया था, तो 1,92,000 इसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये जो बचेगा वो आपका होगा प्रॉफिट, कितना होगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 9, 9, 99,600 प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। भाई
आप ये डबल एंट्री सिस्टम में भी देखते थे। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर देखा, उसमें आपने देखा होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का सबसे बड़ा डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें ड्राइंग का भी एडजस्टमेंट होता है, एडिशनल कैपिटल का भी एडजस्टमेंट होता है, आईओसी वगैरह का भी होता है, बट यहाँ पर नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू प्रॉफिट डिटरमाइन किया एक छोटे से बिजनेसमैन का। ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, ड्राइंग गिवन था, इन्वेस्टमेंट गिवन था, यानी कि एडिशनल कैपिटल, तो हमने कैलकुलेट किया। अब आगे देखते हैं अगला। ये जो मेथड है, यहां पर आप देखिए कहीं पे भी आपको कैपिटल नहीं दिख रहा होगा। लाला कीप्स हिज बुक्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। ठीक है, यहां पर आपके पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है, कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लेकिन कहीं पे भी आपको कैपिटल नहीं दिख रहा है। इन दैट केस हमको कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम बैलेंस शीट की तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एस्टिमेटेड वैल्यूज पे बनाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट और इसमें यही मेन डिफरेंस होता है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 he introduced 10,000 as additional capital, दे दिया। he withdraw 3,000 every month for the household expenses, that's drawing, and ascertain the profit for the year ended 31st March 2024। तो चलिए अभी हम बनाते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये नॉर्मली जो भी है एज ऑन हम बना कब रहे हैं, 31st मार्च जो भी डेट होगी, फिलहाल में देखते हैं डेट कौन सा है इसमें, 24 तो 24 कर लेते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास ओपनिंग वैल्यूज आ जाएंगी। अगर अप्रैल दे रखा हो तो अप्रैल, नहीं तो 31st मार्च। पिछले साल की वैल्यूज दे रखी है 23, 31st मार्च 24। ठीक है 31st मार्च 23, 31st मार्च 24। यहां पर आप आइटम्स को नोट कर लीजिए, या हम कह सकते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और इसको मैं कह सकता हूं पर्टिकुलर भी कह सकता हूं। अब आपको पता होगा कि क्या क्या लायबिलिटी है, आप पूरा डबल एंट्री सिस्टम पढ़कर यहाँ पे पहुंचो, तो आप यहाँ पर वन बाय वन नोट करते जाइए। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, कैश इन हैंड। आप इसको नॉर्मल बैलेंस शीट की तरह भी बना सकते हो, ठीक है, कॉलमनर फॉर्म में, जरूर नहीं, बस यहाँ पर आपको टाइम बचाने के लिए आपको एक ही बार आइटम को नोट करना पड़े, इसलिए हमने पर्टिकुलर का एक ही कॉलम बना लिया। आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, 1 सेकेंड। आप इस तरीके से भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर हमारे स्कूल में तो ऐसा बताया ना, बिल्कुल आप ऐसा भी बना सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल जैसा हमारा बैलेंस शीट बनता है वैसे ही बना सकते हैं आप। एज इट इज जैसा आपका बैलेंस शीट बनता है, ये लीजिए। इसमें क्या होगा, ये पर्टिकुलर का कॉलम, इधर लाइबिलिटी वाले आइटम्स, यहाँ पर 31st मार्च 23, 31st मार्च 24, यहाँ पे पर्टिकुलर 31st मार्च 23, 31st मार्च 24। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मेट पे रख लेते हैं। कैश, कैश कितना है, आप जैसा जैसा है आप वैसा लिखते जाइए। कैश 1000 है और यहाँ पे 900 रुपए है। ठीक है, कैश के बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं 3945, 39,000, 45,000। ठीक है, फिर कितना है सन्ड्री डेटर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक 34, 32, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 60, 80, प्लांट एंड मशीनरी 60 लाख, 80 लाख, 80,000 सॉरी, एंड लास्ट में सन्ड्री क्रेडिटर 15, 90, 900। क्रेडिटर कितने हैं 15,000, 19,900। बस अब आपने ये सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे नोट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको बैलेंसिंग फिगर आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बचेगा ओपनिंग कॉलम में जो बचेगा वो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग में जो बचेगा क्लोजिंग कैपिटल। चलिए टोटल कर लेते हैं, टोटल करते हैं कितना हो रहा है, 39 हो गया 40, 40 और ये हो गया 1 लाख, 1,34,000। ये कितना हो गया 80, इसमें से अगर हम देखें तो 12 ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो गया 1 लाख, 1,12,000, इसमें 1,67, 57, 1,57,900। एक बार और आप देख लीजिएगा, 5, 7 बिल्कुल सही है, 7, 15 बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें से हम इन वैल्यूज को माइनस कर लेते हैं। इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,19,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर 157,900 में से 900 हटा दो पहले तो
ये बचेगा 1,38,000, ठीक है, 1,38,000, बिल्कुल सही। अब टोटल कर दिया हमने दोनों साइड का। अब आपको क्या करना है, 134 एंड 157,900, ये आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक बैलेंस शीट आपने बना लिया। ये आपकी जो कैपिटल निकली है बैलेंसिंग फिगर, भाई ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है और ये क्लोजिंग है। बाकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। अब हमको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेना है। बिल्कुल सही। तो यहां पर अब मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए कुछ, चलो इसी फॉर्मेट को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहां पर हम बना रहे हैं, ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, अब मेरे पास यहां पर ऑलरेडी क्या गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकली है मेरी 1,38,000। ड्राइंग इसमें हम लोग प्लस करेंगे। बंदा कितनी ड्राइंग करता था, लाला या बाला, बाला ड्राइंग करता था 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ के हिसाब से उस बंदे ने पूरे साल में कितनी ड्राइंग की होगी, 36,000। टोटल करते हैं कितना हो जाएगा, 1,74,000। अब इसमें आपको क्या करना है, एडिशनल कैपिटल को जो आपने ऐड की होगी, अब उसको क्या कर दीजिए, आप माइनस कर लीजिए। एडिशनल कैपिटल आपकी 10,000 रुपीज थी, इसको माइनस किया हमने तो कितना आ जाएगा, 1,64,000। ये क्या है आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। इसमें से आपको क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देनी है। ओपनिंग कैपिटल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया। ओपनिंग कैपिटल 1,19,000, 1,19,000 का मैं इसमें से सॉरी गड़बड़ हो गया, 1,19,000 मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट बच जाएगा कितना, 5,45,000, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सिंपल है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर ये आपने कैलकुलेट कर लिया, बस खत्म, इतना था। इसके बाद आपके पास विद एडजस्टमेंट वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं नीचे। अब सपोज करिए कि हमारी किसी मशीन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उस मशीन को हम डेप्रिसिएशन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको भी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं वो बता देता हूँ आपको। आपके पास अगर कुछ एडजस्टमेंट होंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था अभी, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, उसको बोलेंगे हम नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। सपोज करिए कि इसी क्वेश्चन में, एक सेकेंड मैं आपको उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कराता हूँ। ये लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मैंने इसका कॉपी बना लिया। अगर मैं कहता हूं कुछ एडजस्टमेंट गिवन होते हैं क्वेश्चंस में, अगर कुछ एडजस्टमेंट गिवन होते हैं तो ये आता प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब आपको क्या करना है, इसमें से एडजस्टमेंट अगर गिवन होते हैं, सपोज कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो सपोज हमने डेप्रिसिएशन की बात की तो हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। सपोज करो हमारा डेप्रिसिएशन था प्लांट एंड मशीनरी पे 5,000 रुपीज, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, या फिर मल्टीपल एडजस्टमेंट है तो आप एक साथ नोट कर लो और सबको फिर बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। सपोज आपके पास 5,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, आपके पास बैड डेट्स प्रोविजन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। अगर आपको बनाने के लिए बोलेगा तो प्रोविजन बना दीजिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। भाई जो भी डेटर्स हैं उनके ऊपर प्रोविजन बना देते हैं। कितना प्रोविजन, हमारे डेटर्स कितने के थे देख लेते हैं। डेटर कितने के, क्लोजिंग डेटर 45,000 के, तो 45,000 पर आप सपोज 10% का, तो 45,000 पे 10% का अगर प्रोविजन क्वेश्चन में बोला तो प्रोविजन बना दीजिए 4,500, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीजें दे सकता है। तो टोटल 9,500 हम इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, पहले 10,000 माइनस करेंगे तो 35,500, ये आपका नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकल आएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम खत्म हो जाता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में इतना ही है क्लास 11th स्टूडेंट के लिए, जो डिलीटेड पोर्शन है वो एग्जाम में आता नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स में सिंगल एंट्री सिस्टम को छुड़वा भी देते हैं, वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर दी 11th क्लास स्टूडेंट। अगर वो देखें, कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स, आप देखेंगे अदर चैप्टर के कंपेयर में इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत कम थियरी है और बहुत स्कोरिंग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा ये सिंगल एंट्री सिस्टम का वन शॉट वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स और क्वेरी हैं तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।